मोदी सरकार ने नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा खूब हो रही है। कुछ ही दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा पहले से ही की हुई है। 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सालों से बीजेपी को कवर कर रही अंग्रेजी अखबार द हिंदू की पत्रकार निस्तुला हैबार कहती हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों कारण हैं। जाहिर है, उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर मुख्य वजह है, लेकिन पंजाब भी कई लिहाज से बीजेपी के लिए अहम राज्य है। नए कृषि कानूनों की वजह से अकाली दल ने पिछले साल बीजेपी का साथ छोड़ा और एनडीए से अलग हो गई। अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी साथी रही थी, लेकिन अचानक 1 साल बाद मोदी सरकार को पंजाब की जनता और अपने पुराने दोस्त अकाली दल की याद क्यों आई? आर.एस. घुमन चंडीगढ़ के सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रोफेसर हैं। कृषि, अर्थशास्त्र और पंजाब की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ है। प्रोफेसर आर.एस. घुमन कहते हैं कि इस फैसले के बाद भी बीजेपी को पंजाब में कुछ नहीं मिलने वाला। अकाली के साथ गठजोड़ होता तो कुछ राजनीतिक फायदा मिल सकता था, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने से भी अब बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को कृषि कानून पर दोबारा विचार करना चाहिए। वैसे अभी ये देखना बाकी है कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अकाली दल वापस एनडीए में साथ आती है या नहीं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज से जुड़े प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि इस फैसले से भले ही बीजेपी को बहुत फायदा ना भी पहुंचे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। अकाली दल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी तीनों साथ आ जाएं तो सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ेगा। CSDS के आकलन के मुताबिक पंजाब में बीजेपी को 7 से 8% वोट शेयर मिलता था। अकाली के साथ मिलकर ये गठबंधन 35% के आसपास रहता था। वैसे मोदी सरकार के लिए कहा जाता है कि वो अपने फैसलों पर झुकती नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण हैं जिसमें पहले भी सरकार अपने फैसले पर झुकी है। इससे पहले कृषि से ही जुड़े भूमि अधिग्रहण कानून पर भी केंद्र सरकार पीछे हटी थी। तब संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। GST पर राजस्व की भरपाई पर भी राज्यों को भुगतान करने पर केंद्र सरकार ने अपने पहले वाले रुख में बदलाव किया था। उपचुनाव में कई सीटों पर हार के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने का फैसला भी मोदी सरकार का झुकना ही करार दिया गया था। राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि चुनाव में हार बीजेपी की दुखती रग है। बीजेपी को जहां कहीं भी अपने फैसले चुनाव में हार की वजह बनते दिखते हैं, वो उन पर दोबारा विचार या समझौता जरूर करती है। इससे पहले बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने से चूकी, जहां उसकी 48 लोकसभा सीटें हैं। फिर पश्चिम बंगाल में हारे, जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। और इसी महीने उपचुनाव में बीजेपी का वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जैसा उसे उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहां की सीटों में उलटफेर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव तक को प्रभावित कर सकता है। ये 3 राज्य अकेले 170 सीटों के लिए जिम्मेदार हैं। कई जानकार इस फैसले के पीछे इस गणित को भी अहम मानते हैं। कुछ विश्लेषक किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर होने का दावा कर रहे थे। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या मुद्दा है, न कि नए कृषि कानून। मोदी सरकार के फैसले से इस बात पर मुहर लगती दिख रही है कि बीजेपी को भी इनपुट मिले होंगे कि किसान आंदोलन से चुनाव पर कितना असर पड़ रहा है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण कुछ ऐसा है। वहाँ मुसलमान 32%, दलित तकरीबन 18%, जाट 12% और OBC 30% हैं। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस इलाके में लगभग 70% लोग किसानी करते हैं। इनमें से मुसलमानों को अपना वोट बैंक बीजेपी कभी मानकर नहीं चलती। दलितों और OBC को अपने साथ मिलाने के लिए बीजेपी कई सम्मेलन पहले से आयोजित कर रही है। अब कृषि कानून को वापस लेने की वजह से 12% नाराज जाट वोट भी बीजेपी के पाले में आ सकते हैं, तो तस्वीर बीजेपी के लिए अच्छी बन सकती है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद से कानून रद्द होने के बाद ही आंदोलन वापस लेंगे।